अमेरिका और ईरान के बीच जंग होने वाली है। कभी भी अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है या फिर अमेरिका ईरान की ओर से अमेरिका पर हमला किया जा सकता है। ऐसी चर्चाएं बीते 2 हफ्तों से लगातार हो रही हैं। तमाम विशेषज्ञों को सुनने के बाद, समझने के बाद हम भी ऐसी बातें कर ही रहे हैं, चर्चाएं ऐसी कर ही रहे हैं। इस बीच मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरान की ओर से धमकी दी जा रही है और अमेरिका की ओर से भी धमकी दी जा रही है। इस बीच अमेरिका का दूसरा जंगी बेड़ा भी मध्य पूर्व में पहुंच चुका है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं। और चाइना की भी इस तनाव में एंट्री हुई है। चीन की ओर से चेतावनी दी गई है अमेरिका को। तो इसी नए ताजा जो भी घटनाक्रम हुए उन पर हम आज बात करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम वैभव है और आप देख रहे हैं तर्कश। इस बातचीत में हमारे साथ स्टूडियो से ही ज्वाइन कर रहे हैं नागेन, जो हमारे वन इंडिया के सहयोगी हैं। इसके साथ ही 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनका मैं आपसे परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अरविंद सिंह तेजावत जी, विदेश मामलों के जानकार हैं। इसके साथ ही यूके देवनाथ जी जुड़ रहे हैं, वो रक्षा विशेषज्ञ हैं। इसके साथ ही मेजर जनरल राजन कोचर सर भी जुड़ रहे हैं, वो भी रक्षा विशेषज्ञ हैं। तो सबसे पहले नागेन जी, क्या लग रहा है? बातें खूब हो रही है लेकिन जंग शुरू नहीं हो रही है। जी बिल्कुल, बातें खूब हो रही है, जंग शुरू नहीं हो रही, जो कि अच्छी बात है। चलिए, जंग शुरू नहीं हो रही, लेकिन जिस प्रकार से माहौल बनता जा रहा है, और बाकी कई बार हमने ऑलरेडी बोला है कि अगर यूएसए ने वहाँ पे अपने जंगी जहाज भेजे हैं तो ऐसा तो इसलिए नहीं हुआ है कि वॉर होना ही नहीं, और उन्होंने अपने इतने पैसे फूंक डाले और पूरे अपनी आर्मी को साउथ चाइना सी से घुमा के आप नेवी को पहुंचा रहे हो वहाँ। बिल्कुल, तो कुछ बड़ा तो बिल्कुल होना है। लेकिन अब जो कहते हैं ना, डायलॉग बाजी होती है कि भाई हम जंग का जो समय है वो हम तय करेंगे। अब ये तय कौन करेगा, यही देखना रह गया है कि अब ये डोनाल्ड ट्रंप तय करेंगे कि इसको अब चाइना तय करेगी, कि इसको इजराइल तय करेगा, कि खामेनेई तय करेंगे। बस यही जो सबसे बड़ा मुद्दा ये रह गया है कि कौन सा वो ट्रिगर पॉइंट है, कौन सा ऐसा ट्रिगरिंग मोमेंट है जिसपे वो अटैक करेंगे। काफी चर्चा हमने ऑलरेडी की है कि परमाणु बम के पीछे पूरा मामला है। बिल्कुल। और परमाणु बम बनने से पहले हमला होगा कि बनने के बाद होगा, क्या होगा, ये मिस्ट्री है। अमेरिका की ओर से कहा भी जा रहा है कि हम ईरान को परमाणु संपन्न देश नहीं बनने देंगे। चलिए मेहमानों के पास चलते हैं। देवनाथ सर, आपके पास ही आना चाहेंगे। जो भी अभी ताजा घटनाक्रम है सर, उसको देखकर क्या लग रहा है? धमकी देना तो दोनों ओर से जारी है कि हम ऐसा कर देंगे, तो पलटवार में कहा जाता है कि हम भी ऐसा कर देंगे। देखिए, अब जो ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान बातचीत के लिए तैयार हो जाए वरना, इसका मतलब है वो अपने इनिशियल कड़े रुख से थोड़ा नीचे उतर गए हैं। ये डी एस्केलेशन क्या इंडिकेशन है? अगर हम 28 दिसंबर के बाद से, जैसे ईरान में चारों तरफ जल से प्रदर्शन, आगजनी हो रही थी, सरकारी इमारतों को आग लगाया जा रहा था, सरकारी प्रतिष्ठानों पर पत्थर फेंके जा रहे थे, आईआरजी की यूनिट्स पर हमले हो रहे थे, वहां से अगर देखें तो 10 जनवरी से लेकर 14 जनवरी के बीच का 4 दिन का माहौल था जब डोनाल्ड ट्रंप बहुत प्रसन्न थे। उनको लग रहा था कि अब ईरान के अंदर अंदरूनी बलवा इतना ज्यादा हो गया है कि बाहर से अमेरिका और थोड़ा बहुत इजराइल पुश करेगा और ईरान की जो सत्ता है वो टॉपल हो जाएगी। आयतुल्लाह खुमैनी, शायद डोनाल्ड ट्रंप का असेसमेंट था कि जनता जो है वो पेजेश्कियन के घर में घुस जाएगी, आयतुल्लाह खुमैनी के पैलेस में घुस जाएगी। लेकिन 15-16 जनवरी के बाद से माहौल थोड़ा बदल गया। आस्ते आस्ते आईआरजी ने जनता पर, जो उपद्रवी थे, उन पर कब्जा कर लिया। और अभी पिछले 3 दिन से माहौल ऐसा है कि सारे उपद्रवी अपने घर में हैं और सड़कों पर प्राय शांति है। तो डोनाल्ड ट्रंप अभी थोड़ा हतोत्साहित हैं। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप, जो आज से 15 दिन पहले, 10 दिन पहले तक सोच रहे थे कि वो बमबारी करके सत्ता परिवर्तन कर देंगे क्योंकि अंदरूनी हालत बहुत ही नाजुक थी, अब वो क्लाइम डाउन हो गए, एक कदम पीछे ले लिया। अब वो सत्ता परिवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं, अब वो आयतुल्लाह खुमैनी की सत्ता से बातचीत की बात कर रहे हैं। जी, तो चलिए तेजावत सर के पास चलते हैं। तेजावत सर, चीन की ओर से भी चेतावनी दी गई है अमेरिका को कि अगर आप ईरान में कुछ भी सैन्य दखल देने की कोशिश करेंगे तो उसका जो प्रभाव है पूरे एशिया में दिखेगा। और उसके पहले बस थोड़ा सा मैं जोड़ देता हूं सर, आपको और कॉन्टेक्स्ट देने के लिए। बहुत बड़ी खबर अब ये आ रही है, ईरान ने बोला है कि वी विल स्ट्राइक सेंटर ऑफ टेल अवीव।
इफ दे आर सब्जेक्टेड टू एनी अटैक। मतलब उन्होंने साफ साफ बोला हम सीधे इजराइल पे अटैक करेंगे। और दूसरा, जो हमारे यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं कियर स्टार्मर, उन्होंने बोला है कि हम परमाणु बम जो ईरान बनाने की कोशिश कर रहा है उसको हम डिस्केलेट करना चाहते हैं एंड विल फॉलो इट टिल द एंड विथ चाइना, कि हम चाइना को भी कन्विंस करने की कोशिश करें कि भाई आप बॉम्ब नहीं बनाइए। जी सर। बिल्कुल नगेन साहब, आपने काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। और उसमें खास बात यह कि जो खासकर ब्रिटेन है वो चाइना के साथ एक खास किस्म की ट्रेड डील करने जा रहा है। जो भारत के साथ उन्होंने जो मुक्त व्यापार संधि की है, अब अगला चीन के साथ होने जा रहा है। तो उनको लगता है, कियर स्टार्मर को लगता है कि अगर वह ऐसा करता है तो शायद चाइना अपने फायदे को देखते हुए ईरान के पक्ष में ना जी। बोले। तो वजह तो जायज है और माना जा सकता है। पर बात यह है कि अमेरिका जो अभी कह रहा है कि खाली परमाणु ठिकाने वगैरह यह सब कुछ ठीक हो जाए तो वह पीछे हटने को लिए तैयार है। अमेरिका का विश्वास तो किया ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक ही महीने में उसके कम से कम 35 बार बयान बदल जाते हैं। जितने जी। दिन नहीं है उससे ज्यादा बयान उसके बदल जाते हैं। तो ये तो है। दूसरी बात यह है कि अगर परमाणु ठिकानों की ही बात की जाए तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि इजराइल को निगरानी के केंद्र में लाना चाहिए। न तो वो परमाणु आयोग को वहां आने देता है, वो जो संयुक्त राष्ट्र संघ का बना हुआ है, ना उसको आने की इजाजत है और ना ही वो उसमें एनपीटी पे कोई हस्ताक्षर कर रखे हैं। वो तो एकदम बिल्कुल खुला है, उसका तो कोई है ही नहीं। ना अमेरिका कुछ कहता है, वहां पे यहूदी लॉबी ही इतनी ताकतवर है और इजराइल तो उसका पक्का दोस्त है ही। तो सारी की सारी पारदर्शिता और सारी की सारी जो बंदिशें हैं वो और केवल ईरान पर थोपी जाए, यह तो ठीक नहीं है। दूसरी बात यह कि चीन जुबानी जमा खर्च करने में तो माहिर है। पहले भी उसी तरह से चीन ने अमेरिका को डराया भी है, जब ट्रेड डील हुई थी और जब टैरिफ बहुत ज्यादा इम्पोज कर दिए थे। और इसका फायदा भी चीन को होता है हमेशा। चाहे वो हांगकांग का मसला हो, उसने पूरा ही वो जी। पूरे ही यूरोपियन यूनियन को उसने डरा रखा था, ब्रिटेन को उसने डरा रखा था। तो उसकी ये नीति है, उसकी विदेश नीति का ये तरीका है कि वह आमने सामने वाली बात करता है। ये माओ के जमाने से ही होता रहा है। माओ भी सीधे सीधे अमेरिकन प्रेसिडेंट से सीधी सीधी बात करते थे। तो ये तमाम चीजें हैं। तो यह तो है ही, पर चीन नहीं आएगा इस पूरे ही लड़ाई में, इतना तय है। लेकिन एक चीज अमेरिका समझ में मौका नहीं आ रहा ढूंढ रहा सर, है। इतनी बातें हुई परमाणु बम के बारे में और उनके ठिकानों के बारे में। अब जब 12 डे वॉर हुआ था लास्ट ईयर 2025 जून में जब हुआ, तो उस समय तो ट्रंप ने बोला हमने तो पूरा अटैक ही ईरान के परमाणु ठिकानों पे, उनके सेंटर्स पे किया, सब कुछ तबाह कर दिया। तो अब ये अचानक से इतना डर क्यों हुआ? ये लगातार और जनता कुछ को धोखा दिया जा रहा सालों है। की बात कही थी कि हमने 5 साल या कुछ साल तक पीछे धकेल दिया है उनको, कि अब उनको और टाइम लगेगा अगर वो बनाने की कोशिश भी करेंगे तो। तेजावत जी, आपको क्या लगता है? आ, बिल, बिल्कुल वैभव साहब और नागेंद्र साहब, ये सही बात है। हालांकि मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ और मुझे भी ऐसी ही जानकारी है, पर मैं इसमें रेफरेंस यूके देवनाथ साहब का देना चाहूंगा। जी जी बहुत पहले बिल्कुल। उन्होंने एक टीवी चैनल पर यही बात कही थी कि वो अगर B2 बॉम्बर्स को छोड़ लें तो उसके बाद में इजराइल के पास वह क्षमता नहीं थी कि वो परमाणु ठिकानों के ठेठ अंदर तक जाके उन्हें नष्ट कर सके। तो वो हैं और वो भी ठीक तरीके से कर नहीं पाए। तो ये बात है, और यह पूरी पूरी संभावना लगती है, क्योंकि अगर मान लो तमाम निरीक्षणों के बावजूद भी अगर वह ईरान चुपके से अगर वह संवर्धित यूरेनियम लेकर अगर वो परमाणु बम बनाता है तो उसकी क्षमता है 4 से 5 परमाणु बम बना सकता है वो। तो यह बिल्कुल संभव है और एक ही परमाणु बम काफी होता है पूरे इजराइल को तबाह करने के लिए। और इजराइल अगर तबाह हो गया जी। तो पूरी अमेरिका की चल, रीढ़ की हड्डी टूट एक जाएगी। और बड़ी अमेरिका खबर आ को रही है सर, अभी सॉरी मैं आपसे माफी ईरान चाहूंगा। कुछ करने एक की बड़ी स्थिति खबर में आ रही नहीं है है सर। और लगभग तय था और लगभग हमें सबको ही पता है जी। कि उसका अगला हमला है वो ईरान पर होगा। तेजावत साहब, एक बड़ी खबर, फिर हम लोग देवनाथ साहब के पास जाएंगे। सर, तेहरान के जो मेयर हैं उन्होंने अभी अभी ट्वीट किया, उन्होंने बोला है कि हम अब प्रिपेयर कर रहे हैं मेट्रो स्टेशन, पार्किंग लॉट्स, बंकर बनाने के लिए। इसको हमें किस तरीके से देखना चाहिए? अगर मेयर जो है तेहरान के,
वो बोल रहे हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, सारे जो पार्किंग लॉट्स हैं और मेट्रो स्टेशन है उसको हम एज अ बंकर यूज करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले तो वो परमाणु बम वाली बात देवनाथ साहब, और उसके बाद फिर ये जो बंकरों की तैयारी हो रही है, ऑलरेडी हो रही है, तो किस लेवल पे अभी सिचुएशन है उसको अगर आप थोड़ा सा बता सके दर्शकों को। और बिल्कुल, और क्या ये युद्ध का संकेत नहीं है पहले से जो हमें मिल रहा है? जी हाँ, जहां तक परमाणु बम की बात है कोई पुष्टि नहीं हुई है। अगर हम इराक के युद्ध की बात करें तो बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा अमेरिकन तंत्र ने किया था कि जी। सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है और इसी बहाने उन्होंने इराक पर हमला किया, सद्दाम हुसैन को फांसी पे लटका दिया। आज तक वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का डब्ल्यू भी नहीं मिला। जी। अमेरिका ईरान पर भी इस तरह के कुछ लांछन लगा रहा है। देखिए, IAEA जो है कम से कम 11 बार ईरान का विजिट कर चुकी है पिछले 10 साल में, और IAEA ने भी बार बार ये कहा है कि परमाणु बम बन गया है, इसका कोई लक्ष्य नहीं, प्रमाण नहीं है। IAEA की लास्ट रिपोर्ट में उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि यूरेनियम 235 का जो शुद्धिकरण है उन्होंने 60% तक कर लिया है। अब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए 235 का शुद्धिकरण 90% चाहिए। अब पश्चिमी मीडिया बार बार एक सवाल उछाल देती है कि अरे उसका मतलब है बस अगले हफ्ते तक या और 15 दिन में वो 90% शुद्धिकरण कर लेंगे। जी। एक और मीडिया में बार बार बोल देते हैं कि शायद पश्चिमी मीडिया, ये सब मोसाद और CIA के प्लांट खबरें होती हैं कि वो शायद 6 बॉम्ब बना लेंगे। देखिए, मिलिट्री परिप्रेक्ष्य में ये समझना पड़ेगा कि ईरान के पास भी कूटनीतिज्ञ हैं, प्रोफेशनल राजनीतिज्ञ हैं, बहुत ही हाईली सोफिस्टिकेटेड, और ईरान के पास भी जनरल्स हैं जो कि युद्ध लड़ के बड़े हुए हैं। आज अगर ईरान के पास मान लेते हैं कि 6 न्यूक्लियर बॉम्ब हैं, क्या वो इजराइल पर उसका इस्तेमाल कर सकता है? लोग कहेंगे हाँ कर देंगे, इजराइल को तो मटियामेट कर देंगे। लेकिन ये सोचना पड़ेगा, हर जनरल सोचता है कि मेरे एक्शन का शत्रु, इस मामले में शत्रु इजराइल और अमेरिका, क्या रिएक्शन देगा। अगर आज की तारीख में मान लेता हूं कि आयतुल्लाह खमेनी मेंटली अनस्टेबल हो जाते हैं और पेजेकिशियन भी उनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और IRG के जो टॉप जनरल्स हैं वो भी पागल हो जाते हैं और न्यूक्लियर टिप्ड एक मिसाइल लॉन्च कर देते हैं तेल अवीव के ऊपर, जी। मानता हूं कि वो सक्सेसफुली इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता, मानता हूं कि जाके फट जाता है इजराइल की सरजमीन पर। इसके बाद क्या इजराइल युद्ध बंद कर देगा? मैं ईरान के जनरल्स की थिंकिंग बता रहा हूं। इसके बाद क्या अमेरिका डर जाएगा और अपने वॉरशिप्स को वापस ले जाएगा, सेंटकॉम कतर में बंद कर देगा, अमेरिका अपने मिसाइलों का रुख ईरान से दूर कर लेगा? नहीं, ये चीज ईरान के जनरल्स को मालूम है, उनके कूटनीतिज्ञों को मालूम है कि अगर ईरान ने कभी 1, 2 या 6 न्यूक्लियर बम इजराइल पर फेंक दिए तो आधे घंटे के अंदर ही या तो इजराइल के जो बचे खुचे, उनके पास 50 हैं, इजराइल के बचे खुचे जो मिसाइलें हैं वो ईरान तक पहुंच जाएंगी। लेकिन 10, देवनाथ 20, 30, 40, या अमेरिका 50 या 100 रवाना कर देगा ईरान की तरफ। ये समझना पड़ेगा कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करके कभी जीत नहीं सकता। उसके बाद ईरान का रिटालिएटरी स्ट्राइक में ध्वस्त होना, धूल सहित होना तय है। जी सर, एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, ये दुनिया सोचती होगी, ये पूरे दुनिया के मुसलमान सोचते होंगे कि जब बात आती है मुस्लिम कंट्रीज की और पूरे मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया की, तो सबके साथ है। ये जो हमारे ट्रंप जी हैं या USA है, ये सबके साथ है। जहां जहां इनके कंपनीज हैं, जैसे कि अरामको है, सऊदी अरेबिया में इनका राज है, और इतने सारे अमेरिकन्स रहते हैं, इतने अच्छे रिलेशंस है कतर के साथ, कितने अच्छे रिलेशंस है। लेकिन जहां बात आती है ईरान की, इनका मतलब हवा खराब हो जाती है।
इतना ज्यादा इन लोगों के बीच में विवाद है। ये विवाद के बारे में लोग सुनते आ रहे हैं, बहुत कुछ सुनते आ रहे हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन आप इसको समझा सकते हैं कि ईरान ही एक ऐसा कंट्री क्यों है, एक या ऐसा मुस्लिम कंट्री क्यों है जिसके साथ इनकी बन नहीं पाई। यहाँ के तेल की फैक्ट्रीज में ये अपना दबाव, अपना वर्चस्व नहीं बना पाए। ओपेक भी बना, काफी कुछ हुआ, लेकिन अभी ईरान को लेकर के जो टक्कर है या हम जो बातें करते हैं या अमेरिकन से जो बातें होती है, उनको भी लगता है कि ईरान एक बहुत बड़ा हुआ है। तो ये पॉलिटिक्स है कि ये सच्चाई है? ये सच्चाई है। देखिए, पश्चिम एशिया में डोमिनेंस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका को मजबूरन करना पड़ा, क्योंकि अमेरिका का यह आकलन था कि पश्चिम एशिया में रूस घुसता हुआ चला आ रहा है। तो एक होड़ चली पश्चिम एशिया में, जिसके तहत रूस ने इराक, लीबिया, मिस्र, सीरिया, इस तरह के देशों में अपना प्रभुत्व बढ़ाया। जी जी। और इसी होड़ में अमेरिका ने सऊदी, कतार, बहरीन, जॉर्डन, इन सब देशों में अपना वर्चस्व काबू कर लिया। कुछ ऐसे देश थे जो कि अमेरिका के काबू में नहीं आ रहे थे। अमेरिका ने येन केन प्रकारेण या तो वहां सत्ता परिवर्तन करवा दिया या अलग अलग तरीके से। जो देश अमेरिका के मित्र बन गए, वो मित्र क्यों बने? क्योंकि अमेरिका ने उनको एश्योरेंस दे दी। देखिए, इन सब देशों में द्वितीय युद्ध के बाद से ही कोई खास लोकतंत्र, प्रजातंत्र, गणतंत्र ऐसी कुछ था नहीं। सभी देश में कहीं कोई किंग है, कहीं कोई प्रिंस है, कहीं पे कोई शेख है, कहीं पे कोई अमीर है। कहने का मतलब है कि अपने पूर्वजों की विरासत पर चल रहे थे ये सारे देश। अमेरिका ने क्या किया? दौड़ के अमेरिका गया और कहा कि तुम अपने देश में किंग रहो, तुम अपने देश में प्रिंस रहो, प्रेसिडेंट रहो, प्राइम मिनिस्टर रहो। इनके प्रेसिडेंट भी नकली वाले होते हैं, सिलेक्शन तरीका बड़ा अजीब होता है। इनके प्राइम मिनिस्टर भी बड़े अजीब होते हैं। तुम अपने यहां शेख रहो, अमीर रहो। शर्त एक है कि तुम्हारे यहां कच्चा तेल अमेरिका निकालेगा, किसको बेचना है वो अमेरिका तय करेगा, और किस कीमत पर बेचना है वो अमेरिका तय करेगा। सारे देश मान गए जी, एक्सेप्ट जो देश रूस के खेमे में चले गए थे। इराक एक एग्जांपल है, सीरिया है। तो अमेरिका ने क्या किया कि इराक में, लीबिया में, सीरिया में एक खास तरीका अपनाया। हम जाते हैं, साम दाम दंड भेद, येन केन प्रकारेण, घटिया से घटिया तरीका। लास्ट सीरिया में देखा उन्होंने तो एक आतंकवादी अल शारा गोलानी की मदद ली, जिसको अमेरिका ने खुद आतंकवादी बोला था, $10 लाख का प्राइस दिया था। उसको अमेरिका ने एनकरेज करके, फैसिलिटेट करके बशर अल असद की सत्ता को उल्टा कर दिया। असद को छोड़ के रूस भागना पड़ा। ईरान की बात कर रहा हूं। 1979 तक ईरान और अमेरिका बड़े मित्र थे। शाह ऑफ ईरान जो थे वो अमेरिका के साथ थे, जेब में थे जी, या अमेरिका के गोद में बैठे हुए थे। शाह ऑफ ईरान, जैसे कि अब ये सब देश हैं, गल्फ के बाकी सारे देश। लेकिन 1979 में जब रिवोल्यूशनरी हुआ तो शाह ऑफ ईरान को और उनके समर्थकों को ईरान छोड़ के भागना पड़ा, यूरोप ईरान छोड़ के भागना पड़ा। ईरान के जितने राजनीतिक, कूटनीतिज्ञ, सत्ताधारी दल के लोग थे, शाह के समर्थक, कैपिटलिस्ट, धनाढ्य, सब छोड़ के ईरान भागे अमेरिका। जी जी। अमेरिका को लगा कि ईरान, जिसके के पास दुनिया का तीसरा सबसे भंडार है कच्चे तेल का, वो हाथ से निकल गया। तो पहले दिन से अगर याद करें तो ईरान में जब रिवॉल्यूशन हुआ उसके पहले से ही अमेरिका कोशिश करता रहा कि ईरान की रिवॉल्यूशन फेल हो जाए। इसमें मदद कौन कर रहा था? मैं 1979 के पहले की बात कर रहा हूं। 1977, 1978, 1979 में अमेरिका के इस कोशिश में कि शाह ईरान टिके रहें, रिवॉल्यूशन फेल हो जाए, मदद कौन कर रहा था? इजराइल। आपने इजराइल का जिक्र किया देवनाथ सर। एक अभी खबर आई है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, दर्शकों को भी बता देता हूं कि इजराइल और सऊदी के अधिकारियों के बीच में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि अमेरिका की ओर से तेहरान पर हमला किया जा सकता है।
और इसको लेकर भी चर्चा हो रही है। हाँ, जो सबसे बड़ी चीज है कि उनको बेस नहीं मिल पा रहा था अटैक करने के लिए, जो खबर काफी चल रही थी, तो अब लगता है वो सॉल्व हो गया इनका मामला। बिल्कुल, और इस सवाल को लेकर चलेंगे तेजावत सर के पास। देवनाथ सर आपके पास भी आएंगे, और आप जो बता रहे थे बहुत ही दिलचस्प बात बता रहे थे कि कैसा ईरान का इतिहास रहा है, ईरान और अमेरिका के तनाव का कैसा इतिहास रहा है। तेजावत सर, जैसे कि भी देवनाथ सर बता रहे थे कि अमेरिका अगर हमला करेगा तो बहाना ढूंढेगा वो कि देखो ये लोग परमाणु हथियार के पीछे लगे हुए हैं और बहुत करीब पहुंच गए हैं बनाने की, अगर हमने अभी हमला नहीं किया तो देर हो जाएगी। यही बहाना हमेशा अमेरिका बनाता आया है। क्या इस बार भी वो ऐसा कुछ नहीं कह सकता है कि देखो इनको लगता है कि 1-2 महीने में बना ले जाएंगे ये, इससे पहले हमें हमला करना ही पड़ेगा, तो अपनी मजबूरी इस बार भी गिना सकते हैं वो? हाँ, ये बात तो सच है, पर वो क्या है कि एक दूसरा नॉर्थ कोरिया नहीं चाहते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे ही अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को धता बता दें, क्योंकि अगर परमाणु बम का ही मामला है तो फिर पाकिस्तान भी है, फिर इजराइल भी है, तमाम देश हैं, पर उनको पता है कि वहां की जो सरकार लेकिन है। तेजावत सर, अगर ईरान के हाथ में परमाणु हथियार आ जाता है तो इजराइल के अस्तित्व पर तो खतरा आ जाएगा तुरंत ना, क्योंकि अगर ईरान के हाथ में आया तो मतलब उसके जो सहयोगी वो संगठन है जो और भी देशों में है, फिर चाहे वो हमास की मदद करता आया है हमेशा से, हिजबुल्लाह की मदद करता आया है, उनके हाथों तक भी वो चीजें पहुंच सकती हैं, ऐसा अमेरिका का डर है। नहीं, ये डर तो एकदम बिल्कुल ही कोई नाकाफी है। और मुझे लगता है कि जो आप कह रहे हैं कि अस्तित्व पे खतरा आ जाएगा इजराइल के, जब परमाणु शक्तियां दो आमने सामने होती है तो वो अस्तित्व की जगह सह-अस्तित्व से रहना सीख लेती है, जैसा कि अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में हुआ था, जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है। सीमित लड़ाइयां होती है, इसलिए परमाणु बम होना हमेशा खतरे की निशानी नहीं होती है। परमाणु बम होने से क्या है कि आप एक दूसरे से डरने लग जाते हैं और एक दूसरे की इज्जत करना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि पूरी ही दुनिया के पास परमाणु बम हो तो कोई किसी पे हमला ही नहीं करेगा। लेकिन तेजावत सर को यहाँ पे मैं फिर से पूछना चाहूंगा, पूरी दुनिया में परमाणु बम लेकिन फैला दो, तेजावत सर, आ जाएगी शांति। इस दुनिया में उस सोच वाले लोग भी मौजूद हैं जो आत्मघाती हमले के बारे में भी सोचते हैं कि मैं रहूं ना रहूं, मैं खुद को मार लूंगा लेकिन अपने साथ कई और लोगों को भी मार लूंगा। तो उस सोच का मुकाबला कैसे करेंगे अगर मान लो उस सोच वाले किसी इंसान के पास, किसी सरकार के प्रमुख के पास परमाणु हथियार आ जाए जो आत्मघाती सोच रखता हो कि मैं मरूंगा लेकिन साथ में इनको भी मारूंगा मैं, तो फिर तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं वैभव साहब, इसी बात को हम बहुत ही मजेदार तरीके से आगे बढ़ाते हैं और हम सबको जोर से हंसना भी चाहिए इस बात पे। कारण ये है कि आतंकवादी जो हैं वो क्या हैं, कभी कभी क्या होता है कि जो आतंकवादी होते हैं वही जब सत्ता में आते हैं तो वही सत्तासीन हो जाते हैं। जी जी, हर जगह हुआ है। अफगानिस्तान का उदाहरण है, भारत उनसे संबंध बना रहा है ना। हमास कब से आतंकवादी होने लगे, भारत ने तो कभी नहीं माना, है ना। जो उसका एक्सटेंशन था वही तो है पीएलओ, जो यासर अराफात साहब थे वो भी आतंकवादी थे, पर किसी जमाने में वो भी आतंकवादी नहीं रहे। और क्या सत्ता में होने के कारण क्या आप आतंकवादी नहीं है? अगर आतंकवादी हैं तो सबसे खतरनाक आतंकवादी तो अमेरिका है, जिन्होंने पूरी ही दुनिया का शोषण कर रखा है, वहां के सारे संसाधनों का। यूरोप और अमेरिका ने मिलकर भारत की आजादी के बाद भी यहाँ पाकिस्तान और भारत के जो उच्च वर्गीय जो तबके थे उनके साथ साठ गांठ करके भारत को एक अंधी दौड़ में फंसाए रखा। क्या वो आतंकवादी नहीं है? तो ये परिभाषा तो बड़ी ही अजीब तरह की है कि अगर वो आतंकवादियों के हाथ में चले जाएंगे। रूस के पतन के समय भी यही कहा जाता था, रूस मतलब सोवियत संघ, सोवियत संघ के पतन के समय यह अंदेशा था कि कहीं वह जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनके हाथों में वह परमाणु ताकत न चली जाए, इसलिए रूस की जितने भी परमाणु ताकत है उसको खत्म कर दिया जाए। यूक्रेन को यही तर्क देकर कि आपके पास परमाणु बम रहेगा तो ठीक नहीं होगा, हमारा जो अप्रसार संधि है उससे बुरा, और हम तो आपकी रक्षा करने के लिए है ही, आप तो वैसे भी हमारी तरह ही हैं, अब तो आप धीरे धीरे यूरोप का हिस्सा हो जाएंगे, तो वह किया। तो ये बड़ी ही जो हम लेकिन तेजावत सर, आपकी बात सुनने के बाद एक सवाल मेरा भी है। जैसे जो ईरान समर्थित संगठन है जिनका इजराइल को लेकर हमेशा से ही मानना आ रहा है कि वो फिलिस्तीनियों की भूमि है और उनका ही वहां पर रहने का अधिकार है, इन लोगों को तो बाद मिलाकर बसाया गया अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा, उनका ऐसा कहना है। लेकिन अभी हम जिस दौर में जी रहे हैं, जिस दुनिया में जी रहे हैं, इजराइल एक ताकतवर मुल्क है, उसके पास आधुनिक हथियार हैं और टेक्नोलॉजी के मामले में यहूदी लोग
किस तरह से आगे। लेकिन वैभव, तो मुझे लग रहा है आप उस चीज पे आ रहे हो, हमास, हुदीस और हिजबुल्लाह। हाँ, मेरा सवाल यही कि था उनको हमेशा से आप बोलते रहे वो टेररिस्ट, लेकिन वेस्ट एशिया में उनको टेररिस्ट बहुत कम लोग बोल रहे होंगे। मैं इसमें जा ही नहीं रहा हूं। मेरा जो सवाल था तेजावत सर से, मेरा सवाल ये था कि हकीकत हमें भी पता है कि वहां से 60-70 लाख यहूदियों को आप हटा नहीं सकते हैं, वो हैं, वो रहेंगे भी। जैसे आपने सह अस्तित्व की बात की, तो दोनों पक्षों को स्वीकार करना पड़ेगा कि ये भी रहेंगे, ये भी रहेंगे। लेकिन इसमें संकट तब आता है जब एक पक्ष ये चाहता है कि नहीं, यहां पे हम ही रहेंगे, इनको जाना पड़ेगा। तो उस अगर विवाद खत्म करना है तो वहां तक तो हमें कभी ना कभी पहुंचना ही पड़ेगा कि एक दूसरे को स्वीकार कर लें। वैभव साहब, दो बातें हैं। जो आपने पहली बात कही वो एकदम बिल्कुल सच है कि वो लोग बाद में आए, वहां उन्होंने फिलिस्तीनियों को प्रतिस्थापित किया और उनकी जमीनों पे कब्जा किया। अगर यही इजराइल के लोग वहां जितने भी जो सेटलर्स हैं उनको, फिलिस्तीनियों को वहां से हटा हटा के उनके जमीनों पे कब्जा नहीं करते और उसकी जगह वो वहां उनके इकोनॉमी में एक मदद करते और जो फिलिस्तीन की जो समृद्धि है, खासकर फिलिस्तीनी मूल के जो लोग हैं, उनको वो समृद्ध बनाते, उनको भी टेक्नोलॉजिकली शिक्षा देते, तमाम चीजें करते, तो फिलिस्तीनियों को क्या दिक्कत हो सकती थी? दिक्कत तो तब होती है जब वो आके उनका शोषण करते हैं, उनको अपनी ही जमीन से बेदखल करते हैं। दिक्कत तो वहां हो रही है। नहीं तो भारत में तो सिंधी और पंजाबी आए ही है ना, और भी तमाम लोग आए जो यहाँ की इकोनॉमी में काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। काफी हमारा तो उससे तो अच्छा है ना। तो दिक्कत तो तब होती है जब आप अपनी उन्हीं के घर से उनको निकाल के उन्हीं का शोषण करते हैं, उन्हीं के लिए समस्याएं खड़ी करते हैं। और अभी तो इतना भयानक जनसंहार है ना, 65-70 हजार लोगों को मारने का, मतलब जो हिटलर के बाद में मुझे लगता है कि ये बेंजामिन नेतन्याहू ने ही किया है। तो ये तमाम चीजें तो हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? ये बात तो सच है कि वो बाद में आए थे। और दूसरी बात ये कि जी हाँ, प्लीज नगेन साहब कुछ नहीं सर, बोलिए। मैं बस वैभव को थोड़ा यही बताना चाह रहा था कि कैसे पैलेस्टाइन का एग्जिस्टेंस आपने खत्म कर दिया, केवल वेस्ट बैंक बच गया और एक गाजा बच गया और उसके बीच में पूरा इजराइल हो गया। मैं गया हूं और जब इजराइल आप जाते हो वैभव, और उसकी सड़कों से, गोलन हाइट्स में हम थे, गोलन हाइट्स से आप तेहरान की, आप जा रहे हो टेल अवीव, और रास्ते में आपको कुछ चंक से दिख रहे हैं और वो भी कंप्लीटली बॉर्डर्ड। आपको समझ में आ जाएगा कि ये भाई इजराइल का हिस्सा है और ये पैलेस्टाइन का हिस्सा है। और वो बाउंड्रीज जो उन्होंने जिस लेवल की बनाई है, उससे समझ में आता है कि उनको एक तरीके से उसी एरिया में रखा जाएगा और उससे आप बाहर निकलोगे वो आपके लिए बड़ा मुश्किल है। मतलब आपको वो एरियाज अलग से दिख रहे हैं कि केवल वो पॉपुलेशन है जहां गरीबी, जहां आपको बिल्डिंग्स देख के नजर आ रहा है कि अच्छा भाई ये तो इजराइल हो ही नहीं सकता। तो इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। अब जो भी इन्होंने डिसाइड किया, यूनाइटेड नेशंस ने जो भी डिसाइड किया और जो भी पॉलिटिक्स करके 45-48 में आपने बनाया, लेकिन उसके बाद जो हश्र इन्होंने किया है जॉर्डन का, बिल्कुल, और आए दिन खबरें आती हैं कितने सारे नवजात बच्चों का निधन हुआ और उनकी मौत हुई, और कैसे हालात हैं वहां के वो तो सबको पता है। राहत सामग्री ना जाए तो फिर भूखों बहुत सारे लोग मर रहे हैं, मर जाएं। आपने कब्जा करके उसको एकदम हॉस्टाइल एनवायरनमेंट बनाया है और अपने रहमो करम पर निर्भर बना दिया है कि अगर मुझे दया आएगी तो मैं इनको खाने के लिए दे दूंगा, नहीं तो ये फिर ऐसे मरते रहेंगे। देवनाथ सर के पास चलेंगे। देवनाथ सर, आप बता रहे थे इतिहास के पन्नों को आप पीछे मोड़ रहे थे, आप बता रहे थे कि क्या कुछ हुआ था अमेरिका और ईरान के बीच में। लेकिन वही सवाल जो हम तेजावत सर से पूछ रहे थे कि कभी ना कभी तो दोनों पक्षों को मानना पड़ेगा कि विवाद को खत्म करना चाहिए और शांति लानी चाहिए। तो विवाद कैसे खत्म हो सकता है अगर आपसे पूछा जाए? वैभव, विवाद इसी तरह से खत्म होगा अगर दोनों पक्ष हिस्टोरिकल एविडेंस पर यकीन करें। क्या दो राष्ट्र का सिद्धांत दोनों पक्ष मान लें तब ये विवाद खत्म हो सकता है? देखिए, जो इंटरनेशनल लीगल सिस्टम है वो बहुत क्लियर है कि आपको किसी चीज पर जो क्लेम ठोक रहे हैं, मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, उसको जस्टिफाई करना होता है। और जस्टिफाई करने के लिए हमेशा हिस्ट्री की तरफ देखना पड़ता है, इतिहास की तरफ देखना पड़ता है। अभी आप इजराइल में चले जाएं, अगर वहां 1 करोड़ ज्यूज हैं इजराइल में, और पता करें कि उनके नाना नानी दादा दादी कहां रहते थे,
आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ज्यादातर ज्यूज, ये 1 करोड़ में से जो हैं, ज्यादातर बोला तो 70% ज्यूज, हर 4 में से 3 ज्यूज ऐसे हैं जिसके नाना नानी दादा दादी इजराइल में रहते नहीं थे। जी। जर्मनी में रहते थे, इंग्लैंड में रहते थे, कनाडा में रहते थे, जहां मर्जी रहते थे, लेकिन इजराइल में नहीं रहते थे। दूसरी बात, अगर हम आज मान ले कि 1 करोड़ फिलिस्तीन के लोग इजराइल में रहते हैं, वेस्ट बैंक, गजा और इजराइल के अंदर भी करीबन 25 लाख जी। फिलिस्तीन रहते हैं जो कि इजरायली नागरिक हैं। तो अगर हम मान लें कि 1 करोड़ फिलिस्तीन के लोग इजराइल में रहते हैं, इनमें से कितने के नाना नानी दादा दादी वहां पर रहते थे इजराइल में? 100%। तो कोई लीगल बेस नहीं बनता है ज्यूज का इजराइल में रहने का। लेकिन देवनाथ सर, जहां अमेरिका शामिल हो जाता है वहां तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के मायने ही बदल जाते हैं, ये भी तो हमने देखा है। जी हाँ, देखिए, अमेरिका से भी पहले मैं इंग्लैंड की बात कर लूंगा। इंग्लैंड ने ज्यूज को एनकरेज किया। मैं 1860, 1870, 1890 की बात कर रहा हूं। उन्होंने ज्यूज को एनकरेज किया इजराइल में आने के लिए, क्योंकि थोड़ा उनको नरमी लगा कि हाँ यार, एक वादा भी तो किया था यहूदियों से। लेकिन सर सॉरी, आप उसको डिटेल में बताइएगा देवनाथ साहब, थोड़ा सा मैं भी बताऊं कि जब आपने डिसाइड किया कि हम इनको एक जगह देंगे, द प्रोमिस्ड लैंड वाली जो बात है सर, बिल्कुल। ये प्रोमिस्ड लैंड का जो मामला है, केवल 1-2 वर्ड, ये प्रोमिस्ड लैंड, ये पूरा विवाद इसके चक्कर में नहीं है। बसाया तो कहीं भी जा सकता था। जो देखिए, दुनिया में नियम कानून आइन है, इंटरनेशनल लॉ में प्रोमिस्ड लैंड नाम की कोई जगह ही नहीं है। इस तरह का कोई टेक्निकल शब्द कोई वकील, लेकिन उसकी वजह से ही जूस के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो प्रोमिस्ड लैंड। उन्हें जुदाइज्म और हर चीज में इसी का जिक्र करते रहते हैं, और वही रीजन था कि जब हिटलर ने इतने सारे जूस को मारा तो आपने वापस उनको वहां भेजा पैलेस्टाइन के पास, लेकिन वो जगह कहीं और भी दी जा सकती थी। देखिए, मैं बड़ा मोटा सा उदाहरण दूंगा। मेरे एंसेस्टर्स जो हैं म्यांमार से आए, रखाइन में। मेरे दादाजी के दादा रखाइन से आए। आजकल तो बड़ा अच्छा नाम दे दिया, सुंदर सा, रोहिंग्या जी। अब कल मैं मेरे कुनबे को जमा कर लूं और भारत सरकार कहे कि देवनाथ और देवनाथ के कुनबे के जो करीबन 15,000 भारत में है, इनका प्रोमिस्ड लैंड म्यांमार में रखाइन प्रांत में बनाएंगे। ऐसा ही अभी मैं बताता हूं, अरविंद सिंह तेजावत जी हैं, ये सिंह भी हैं, इनका डीएनए एनालिसिस करेंगे तो इनके 2000 साल पहले इनके पुरखे तो घोड़े में बैठ के दौड़ रहे थे कजाकिस्तान में। जी जी जी। आज उत्तर भारत में आप जाएंगे तो जिनको हम मार्शल रेसेस बोलते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप जानते हैं कौन से रीजन की मैं बात कर रहा हूं। दिल्ली से शुरू करके पेशावर तक, और इधर जम्मू से लेकर शुरू करके हिसार तक, इन 2000 साल पहले इनके पूर्वज, हम तो आजकल ठीक है धर्म के नाम पर हम कुछ भी नाम दे देते हैं, आर्य या जो भी है। जब वो भारत में आए थे, बाय द वे, जो भी है, इनके पुरखे आज से 3000 साल पहले तो किर्गिस्तान में और हिंदू कुश पहाड़ के उस तरफ घोड़ों पर या ऊंट पर दौड़ रहे थे। तो हम भारत सरकार बोले कि इसी बेसिस पे हम इनमें से 2.5 लाख को पैराशूट से ड्रॉप कर देंगे उज्बेकिस्तान में, कि वहां जाओ जहां दरिया का पानी बर्फ जैसा मीठा होता है। जी, जी, ये प्रॉमिस्ड लैंड है। हम तो, मैं तो आर्यन नहीं हूं, लेकिन तेजावत साहब शायद आर्यन डीएनए दिख रहा है उनमें 65%। आज अगर मैं भारत में 65%, मेरे पास भी 4000 फाइटर विमान होते, लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स, तो मैं तेजावत साहब को बोलता, जाओ प्रॉमिस्ड लैंड में, बुखारा में जाओ, अंगूर बहुत मीठे होते हैं। लेकिन देवनाथ सर, घूम फिरकर हम उसी सवाल पर आ रहे हैं। देखिए, मैं फिर से वही दोहरा रहा हूं कि वहां से अब यहूदियों को आप पूरी तरह से हटा दें या उनको कह दें कि आप कहीं और चले जाएं, ये तो संभव नहीं आता नजर। व्यवहारिक तौर पर देखें तो
बातें हम कर सकते हैं कि ये फिलिस्तीनियों की भूमि है या जो कुछ दावे और होते हैं। तो अभी व्यवहारिक हल इसका क्या हो सकता है, जो कि मैंने आपसे कहा था कि क्या दोनों पक्ष ये मान लें कि 2 राष्ट्र का सिद्धांत होना चाहिए, एक देश इजराइल होना चाहिए, एक देश ऐसा होना चाहिए, और ऐसा करके कोई हल ढूंढा जा सकता है हाल फिलहाल के वर्षों में, या फिर ऐसे ही चलता रहने वाला है? देखिए वैभव जी, आदर्शवादिता के हिसाब से कहें तो पूरा देश एक देश होना चाहिए। आदर्श, उसमें थोड़ा सा भावना भी मिक्स कर देता हूं, 30%। पूरा देश एक होना चाहिए, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो फिलिस्तीन का व्यक्ति हो, सबको एक जैसा सम्मान आदर होना चाहिए। और कई देश ऐसे हैं, दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां यह सिद्धांत लागू किया जाता है। शायद भारत में भी हम इसको लेके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा संभव नहीं है प्रैक्टिकली, तो वो ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं फिलिस्तीन वाले। मांगने, इजराइल के ज्यूज कुछ नहीं मांग रहे हैं। आप तो इजराइल से घूम के आ गए हैं जी वो फूला नहीं समा रहे हैं। इजराइल के ज्यूज कुछ नहीं मांग रहे, वो सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि इन लोगों को एक पिंजड़े में बंद कर दो जिसका नाम है गजा, और बाकियों को एक जंगल में, रेगिस्तान में भेज दो जिसका नाम वेस्ट बैंक, और वेस्ट बैंक भी ABC में बांट दिया है। ए में 70% और सी में 50% ज्यूज। तो ज्यूज को कोई, देखिए मैं ज्यूज के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन अगर आप देखें ज्यूज को इजराइल में कोई दिक्कत नहीं। आज की तारीख में दिक्कत किसको है? आज गजा में जमीन नहीं बची है, लोगों के बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनको पता नहीं कि 250 गज का प्लॉट या 100 गज का प्लॉट लेके कहां क्या बनाऊं। सब लोग वर्टिकली ऊपर जा रहे हैं, एक झुग्गी, उसके ऊपर एक और झुग्गी, उसके ऊपर एक और झुग्गी, फिर 5वीं मंजिल की झुग्गी जी। तो जरूरी क्या है? इंटरनेशनल कम्युनिटी, बोला तो अमेरिका को चाहिए कि ज्यूज को बोले शांत हो जाओ तुम अपने बॉर्डर के अंदर, और जहां अरब लोग रहते हैं, फिलिस्तीन के लोग रहते हैं, उनको अमेरिका या दुनिया इतना रिसोर्स दे दें कि वो वेस्ट बैंक के अंदर और गजा के अंदर सम्मान पूर्वक जीत सके। क्या वो वहां सम्मान पूर्वक रह सकते हैं? मैं आपको बताता हूं, अभी बहुत लोग बोल रहे हैं जेनोसाइड शब्द पता नहीं कैसे है। देखिए मैं फौज में था, फाइटर पायलट था, मेरा काम था दुश्मन के ऊपर बॉम्ब गिराना। MiG-23 उड़ाया लास्ट जी। 65,000 सिविलियंस को मार दिया। और अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन, एक बार भी मैं भावना से नहीं बात कर रहा, मैं तो वही लैंग्वेज यूज कर रहा हूं जो साउथ अफ्रीका के केस लेके गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और वहां दुनिया के नामी ग्रामी वकीलों ने और जजों ने डिसीजन दिया ICJ में कि जेनोसाइड हुआ है जी। कोई उसके लिए एक बूंद आंसू नहीं टपका रहा। ये पश्चिमी देश अमेरिका, मैं भावनाओं से नहीं कह रहा हूं, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं कि एक ही तरीका है कि गजा में इजराइल का इंटरफेरेंस बंद होना चाहिए। गजा में रिसोर्सेज नहीं है शुरुआती दौर से ही। देखिए गजा का क्षेत्रफल, अगर हम देखें गजा का क्षेत्रफल कितना है, दिल्ली से 1/4 यमुना पार जितना बड़ा है। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं जी। दिल्ली का यमुना पार जितना बड़ा है, गजा उतना बड़ा क्षेत्र है। उतने बड़े क्षेत्र में स्लम है, ये पूरा का पूरा गजा स्लम है। आप जा चुके हैं जी जी। तो उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जमीन के नीचे कुछ नहीं है, जमीन के ऊपर सिर्फ रेत है, पानी है नहीं। दुनिया भर से सारे रिसोर्सेज गजा के लोगों को मिलने चाहिए। वो हथियार, देखिए वो बोलते हैं हथियार उठा ले रहे हैं, हमला कर रहे हैं। PLO का नाम ले लीजिए आप, PLO ने हथियार उठा के कुछ कोशिश की, मेरे को तो याद नहीं आ रहा। अल फतह ने शायद थोड़ी बहुत कोशिश की होगी। अभी हमास का नाम ले रहे। हमास का पहला हमला कब हुआ इजराइल की IDF पर? ये 90 के दशक में। ये सब बोलते हैं हिजबुल्लाह का तो गठन ही जॉर्डन के इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से हुआ। जॉर्डन में वो लगे हुए थे, आधे क्रिश्चियन, आधे शिया, आधे सुन्नी। उसमें ईरान को एक मौका, जब ईरान जॉर्डन में हिजबुल्लाह बनाने लगा शुरुआती दौर में, 70 की दशक की, 80 की बात कर रहा हूं, 1985-87 की बात कर रहा हूं, उनका इरादा क्या था ईरान का कि वहां शिया को सपोर्ट करना है विद इन जॉर्डन। जी जी। ताकि जॉर्डन, हिजबुल्लाह ने पहला हमला कब किया इजराइल के ऊपर? 90 के दशक में। तो ऐसा नहीं कि शुरुआती दौर, ये हूती नाम के ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया ईरान ने। शिया किसके खिलाफ?
हूती का तो पूरा संरचन, ऑर्गेनाइजेशन, रिसोर्सेज ईरान की मदद से खड़ा हुआ सऊदी के खिलाफ। जी हूती, अगर आप देख लें 2021 के पहले हमने कभी सुना था क्या कि हूती हमला करेगा इजराइल पर? 2023 के पहले हमने कभी देखा था कि हूती के जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप, वो इजराइल को धमका रहे हैं? नहीं, हूती खड़ा ही हुए थे यमन के अंदर विद्रोह के बाद सना में ईरान की मदद से एंटी सऊदी अरेबिया यानी एंटी सुन्नी प्लेटफॉर्म। जी जी ये तो बाय द वे, क्योंकि युद्ध चला और युद्ध लंबा चला, हमास और इजराइल के बीच में 2 साल चला, तो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिसोर्स को 2023 में पहली बार एंटी इजराइल रोल मिला। एक भी लिटरेचर आप दिखा दीजिए मुझे, एक भी रिसर्च पेपर दिखा दीजिए 2021 के पहले जिसमें किसी भी शोधकर्ता ने यह लिखा हो कि ईरान हूती को यमन में इसलिए खड़ा कर रहा है कि एक दिन आने पर उसका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ होगा। नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल देवनाथ सर, हम अपने देश के रुख के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। हम तो शायद द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन ही करते हैं, इजराइल और फिलिस्तीन 2 अलग अलग देश होने चाहिए। ऐसे हम काफी समर्थन करते थे पहले, यासिर अराफात आते थे भारत और हमारा समर्थन पैलेस्टाइन के लिए काफी था, लेकिन हाल फिलहाल में थोड़ा मामला बदला है वैभव, और टेक्नोलॉजी को लेकर के और मोदी जी के बाद आने के बाद तो काफी चीजें बदली है। हमारे रुख के इतिहास के बारे में भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए देवनाथ सर कि हम इस विवाद में शुरू से ही कहां खड़े थे और अभी कहां मौजूद हैं, हमारा स्टैंड क्या है? देखिए, जहां तक इजराइल की बात है और जहां तक हमास की बात है, गजा की बात है, आजादी से लेके आज तक हमारा रुख वही रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आजादी के बाद से भी हम हमेशा फिलिस्तीन के लोगों के साथ खड़े थे। जब यासर अराफत की पीएलओ आई, हमने उनको सम्मान दिया, इज्जत दिया, एज एक देश के नेता के हिसाब से 26 जनवरी में बिठाया। जी पीएलओ को हमने सपोर्ट किया यूनाइटेड नेशन में और किसी भी दूसरे वैश्विक मंच में। उसके बाद आज की तारीख में पे आप देख लीजिए कि फिलिस्तीन की जो एम्बेसी है दिल्ली में, फुल फ्लेज्ड एम्बेसी है। हमास के ऊपर भारत सरकार ने आज तक बैन नहीं लगाया। अभी भी हमास के लोग अगर भारत आना चाहते हैं एज ए फिलिस्तीन नागरिक, हम उसको पासपोर्ट देते हैं, वीजा देते हैं, वो भारत में आते हैं, अपना काम करते हैं, रिसर्च करने के लिए आते हैं। मैं बताऊं, बड़ी तादाद में फिलीपींस के बच्चे जो हैं भारत में पोस्ट ग्रेजुएशन के पढ़ाई के लिए आते हैं, तकनीकी पढ़ाई के लिए आते हैं। हम एक बार भी नहीं वीजा में देखते कि वो हमास के परिवार। अच्छा, मैं एक चीज बताना चाहता हूं, गजा में हर परिवार में एक हमास का लिंक है। गजा में अगर आप देखें, वहां 20 लाख, अगर गजा में अगर 20 लाख लोग हैं यानी 5 लाख परिवार, हर परिवार में आप मान लीजिए 4 मेंबर अगर मान लें तो 20 लाख में गजा के लोगों में से 5 लाख परिवार हो गए। हर परिवार में आप देखेंगे कि कोई एक, चाहे पिता हो या बेटा हो, चाहे भाई हो या पुत्र हो, कहीं कहीं महिलाएं भी हमास की मेंबरान हैं। या तो पॉलिटिकल मेंबर, जरूरी नहीं है मिलिट्री मेंबर हो, पॉलिटिकल मेंबर भी हो सकते हैं, समर्थक हो सकते हैं। तो ये सब आते हैं भारत में पढ़ाई लिखाई करने के लिए, व्यापार करने के लिए। हमारी सरकार उनको कभी नहीं बोलती कि तुम्हारा हमास का लिंक निकला है, तुम्हारे पिताजी तो हमास में है, तुम्हारे हम उनका वीजा नहीं रोकते हैं। तो हमारा रुख बहुत क्लियर है कि हमास से भारत सरकार को आज तक कोई वैमनस्य नहीं है। और इजराइल को लेकर हमारा क्या मानना है सर? वैभव जी, अब सीक्रेट नहीं है, सीक्रेट नहीं है ये। 1990 के दशक तक सीक्रेट था। इजराइल के साथ हमारी जो डिप्लोमेटिक बंधुत्व भाव थी वो आजादी के बाद से ही थी, ठीक है, क्योंकि वो वास्तव पॉलिटिक थी, रियल पॉलिटिक थी। इजराइल है, अमेरिका खड़ा है उसके पीछे, ब्रिटिश का मैंडेट था, तो ब्रिटेन तो हमें भी नाक में उंगली नकेल डाल के 200 साल तक घुमाया। तो वास्तव परिस्थिति ऐसी थी कि भले ही हमने उनकी एम्बेसी नहीं खुलने दी 70 के दशक तक, लेकिन चुपचाप विदेश मंत्रालय
सम्मान के साथ कहता हूं, नाम नहीं लेना चाहता, हमें मालूम था कि इजराइल नाम का एक वो है, ठीक है, हम कभी भी उनको ग्रे लिस्ट बैक लिस्ट में नहीं डाले। और 70 के दशक में तो हमने आस्ते आस्ते उनको मान्यता देनी शुरू कर दी, एम्बेसी भी खोल दी। एक एंगल था जो और मैं मौजूदा बतौर सरकार फौजी में बताना तो चाहता हूं। रिश्ते और प्रगाढ़ हो गए हैं। मोदी जी और नेतन्याहू की दोस्ती के चर्चे होते हैं, आए दिन फोन कॉल पे बातचीत होती रहती है, एक दूसरे के लिए हाँ, पोस्ट करते रहते हैं एक्स पर। वैभव जी क्या हो गया कि एक तो मैं फिर से रिपीट करूंगा कि हमने गजा के साथ अपना संबंध नहीं खराब किया, गजा के लोगों के साथ, फिलिस्तीन के जी। लोगों के साथ, लेकिन साथ साथ क्या हुआ, 90 के दशक से अद्भुत स्थिति डेवलप हो गई जहां हमने आस्ते आस्ते इजराइल से टेक्निकल मदद लेके या ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी लेकर हथियार या हथियार के पुर्जे, असेंबलीज या सब असेंबलीज बनानी शुरू कर दी। ये काम सीक्रेट तौर पर 90 के दशक से चालू हो गया, अब और सीक्रेट नहीं है। और 2014 के बाद से ओपनली हम, उसके पहले भी डीआरडीओ नाम की जो हमारी संस्था है, क्लियरली इजराइल के साइंटिस्ट आते थे, हमारे साइंटिस्ट इजराइल में ट्रेनिंग के लिए जाते थे, रेडार्स, मिसाइल्स, गन्स, स्पेशल तरह के अम्युनिशन हम इजराइल की मदद से बना रहे हैं। और अब तो ये ज्यादा हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, एस जयशंकर हम गजा से अपना पीछा छुड़ा रहे हैं या फिलिस्तीन के लोगों को तुच्छ मान रहे हैं। नहीं, उनको भारत सरकार बराबरी का दर्जा देती है। जी चलिए तेजावत सर के पास चलते हैं। तेजावत सर, अभी हमास, फिलिस्तीन और ईरान से जुड़े हुए जितने भी संगठन हैं उनके बारे में देवनाथ सर बता रहे थे। आप जरा इजराइल के लोगों के बारे में थोड़ा बताइए, यहूदी लोगों के बारे में। सबको पता है कि अमेरिका उनका समर्थन करता आया है, माई बाप अमेरिका ही है, और उन पर कोई मुसीबत आएगी तो अमेरिका ही बचाव करने आएगा। लेकिन उन यहूदी लोगों के अंदर भी बहुत सारी खासियतें हैं जिनके बारे में चर्चा होती है कि वो जैसे हमेशा से उन्होंने निवेश अमीर किया लोग है हैं। अपने को आधुनिक बनाने में, फिर चाहे वो हथियार हो, आधुनिकता पर, टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि इतनी कम आबादी होने के बावजूद इतने प्रभावशाली कैसे बने हुए हैं वो लोग। वैभव जी, मैं आपके चक्रव्यूह में मैं बिल्कुल नहीं फंसूंगा। मैं कोई इसका चक्रव्यूह कारण नहीं ये बना रहा कि- सर। मैं बताता हूँ वो चक्रव्यूह कैसे है। कि आपने कहा यहूदी लोगों के बारे में बताइए, कल आप पूछेंगे कि हिंदू लोगों के बारे में बताइए फिर नहीं, आप मतलब कहेंगे मुस्लिमों के बारे में बताइए। तो कोई पर्टिकुलर आइडेंटिटी नहीं होती है रिलीजन की, क्योंकि ये इंडिविजुअल का मामला होता है। और हम अगर ये वादा तो कहेंगे तो देश का मुझे लगता यहूदियों है के साथ कि ही किया गया था ना सर, कि वहां पे आपको बसाएंगे, जो अभी हम जिस नहीं प्रॉमिस लैंड की बिल्कुल बात नहीं। कर हम रहे थे। ऐसा, अगर आप अलग तरह के हिंदू हैं, मैं अलग तरह का हिंदू हो सकता हूँ। जी तो जी। ये है, बाकी मोटा मोटी उनके बारे में जो बातें चलती है वो तो हमें पता ही है। पर मुझे लगता है कि शिक्षित समाज को उसके बारे में बोलना ठीक नहीं रहेगा जी, क्योंकि ये व्यक्तिगत आइडेंटिटीज होती है। मुझे लगता है कि इसको अगर हम रिलीजन बेस पे करेंगे तो फिर हम जो इस्लामिक चलिए, एक्सट्रीमिस्ट हैं इजराइल एक उनको देश क्या के रूप जवाब में ही आप देंगे। बता दीजिए कि वो जैसा आधुनिक है, उसकी आधुनिकता पर से तो हम उसको तो हम खारिज नहीं कर सकते ना कि। देखिए, मैं जो यहूदी एक्सट्रीमिस्ट हैं, नेतन्याहू जैसे लोग, उनके बारे में बता देता हूँ। ये लोग वापस जो नील नदी से लेकर आपकी आवाज नहीं आ रही तेजावत जी। देवनाथ सर, आप ही जवाब दे दीजिए। लेकिन अब है देखिए, क्योंकि मैं फौज में था, मैं इतना बता सकता हूं कि ज्यूज लोगों का भी सपना है कि नील नदी से तेजावत जी के वहीं से शुरू करूंगा कि उनका भी ज्यूज का सपना है कि नील नदी से लेके यूफ्रेटिस और टिग्रिस नदी तक उनका साम्राज्य हो। देखिए, सिरफिरे लोग हर कम्युनिटी में होते हैं। अभी हम बातचीत कर रहे हैं, शायद कुछ लोग बुरा भी मान जाएं, लेकिन ठीक है, भारत में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कि हर कुछ दिन के बाद एक मैगजीन में भारत का बृहद भारत का एक नक्शा छाप देते हैं, जिसमें हम पाकिस्तान से लेके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से लेकर इस तरफ म्यांमार, जावा, सुमात्रा, जी। बोर्नियो, जहां तक हमारे वो इंडोनेशिया में मंदिर हैं, वहां तक हम एक बृहद हिंदुस्तान का नक्शा बना देते हैं कि एक दिन आएगा कि इंडोनेशिया में जहां जहां हमारे हिंदू मंदिरों के अवशेष पाए गए थे,
देवनाथ वहां तक सर, चला वो लोग हर जगह हैं। अगर मानसिकता की बात करें तो चाइना, चीन वाले भी लेकिन हमारे कई राज्यों को अपना हिस्सा बताते रहे हैं। लेकिन जो जो अभी उनकी पॉपुलेशन है और जो अभी सरकार है, वो कभी भले वो पोस्टर्स बनाते रहे सर, लेकिन उनको भी पता है कि वहां की पॉपुलेशन कौन से धर्म की है, और एक इतना बड़ा राष्ट्र तो वो कभी बनाएंगे नहीं, क्योंकि वो वोट तो भैया फिर कहीं और कर रहे होंगे। और तो ऐतिहासिक कैसे रूप से देखें, तेजावत सर और देवनाथ सर, आप दोनों सुन रहे हैं कि सभी राजा महाराजा जो पुराने जमाने में थे, सब अपनी सीमाओं का भौगोलिक विस्तार, सबकी एक इच्छा होती थी कि हमारी सीमा यहां से यहां तक हो। अभी ट्रंप साहब को ही देखिए, किस किस देश के झंडे को नक्शे पर अपना झंडा लगा दे रहे हैं वो, कि यहां भी हम अमेरिका का हिस्सा है वो। और फिर तो ऐसी इच्छाएं, ऐसे लोग तो कमी नहीं है उनकी। आपने सही कहा, बिल्कुल। अच्छा वैभव जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। जी। रिसर्च बताती है, शोध पेपर बताती है कि आपने बड़ा एक सही सवाल पूछा कि ज्यूज इतने पावरफुल क्यों हुए। असल में अगर आप देखें मिडिल एजेस में, मैं 15वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं, ज्यूज की हालत बहुत दयनीय थी। तिरस्कृत किए जाते थे क्योंकि उनका मेन इमेज ये थी कि मनी लेंडर्स हैं, तो पैसा देते हैं 100 रुपया और वसूल करते हैं 500 रुपए, और येन के इन प्रकार वसूल करते हैं। लेकिन क्या हो गया, मैं बताता हूं, इनके प्रति जो भावना थी 1890 1910 के आसपास की बात कर रहा हूं। दुनिया में सारे देश ज्यूज से मोरलेस परेशान थे। क्या रूस, क्या अमेरिका, क्या इंग्लैंड, क्या जर्मनी, इन सब देशों से वो इस फिराक में थे कि ज्यूज को कैसे, क्योंकि वो ज्यूज से बहुत परेशान थे। ज्यूज की मैं आज के ज्यूज की नहीं बात कर रहा, मैं 1870 1890 के ज्यूज की बात कर रहा हूं जी। ये लोग कभी भी जहां जाते थे वहां लोकल समुदाय के साथ एसिमुलेट नहीं होते थे, अपने घेटोज में रहते थे, और ज्यादातर, थोड़ा सेल्फिश तो नहीं करूंगा, लेकिन व्यापारिक लोग थे, व्यापार करते थे कि एक पैसा लगाया कैसे 3 पैसा निकालें। तो इनको घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। तो एक सोशल समस्या डेवलप हो गई थी 1910 1920 तक। सोशल समस्या थी कि जर्मनी, ना सिर्फ जर्मनी, हिटलर के पहले की बात कर रहा हूं, तब से भावना थी, रशिया से, इंग्लैंड से, यूरोप के देशों से, अमेरिका से, वो सोच रहे थे कि ज्यूज को कैसे भगाया जाए। उनको ना एक बड़ा, इस नेगेटिव उद्देश्य का उनको एक बड़ा पॉजिटिव सॉल्यूशन मिल गया। वो है कि उन्होंने बोला ऐसा करते हैं कि जो जब तुर्की हार गया प्रथम विश्व युद्ध में और ऑटोमन अंपायर डिसइंटीग्रेट हो गया, तो अलग अलग बांट लिया, बंदर बांट हो गई। लेबनान को दे दिया फ्रेंच मैंडेट में, फिलिस्तीन को दे दिया गया ब्रिटिश मैंडेट में। तो उनको उसमें एक जवाब नजर आ गया कि इन गंदे, मैं एक्चुअली बता रहा हूं, शोधकर्ताओं ने इस शब्द का इस्तेमाल किया है। अगर आप भी लंदन के किसी भी नामी ग्रामी विश्वविद्यालय में जाके शोध पत्र निकालेंगे 1910 का 1920 का, कि इन गंदे ज्यूस से पीछा छुड़ाने का बहुत अच्छा तरीका है। सोशल साइंस लिटरेचर में लोग ऐसे पेपर लिखते थे कि इनको उठा के फेंक दो इजराइल में, पीछा छुड़ाओ इनसे। अमेरिका में भी इस तरह की एक भावना थी। तो उन्होंने कह दिया ज्यूज हम तुम्हें प्रॉमिस लैंड में ले जाएंगे। प्रॉमिस लैंड उनको मिल गया, तुर्की टूट गया, ऑटोमन एम्पायर टूट गया, ब्रिटिश मैंडेट में ये था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश कमजोर हो गए, अमेरिका को भी समझ नहीं आ रहा था क्या करें। ठीक ऐसे टाइम पर दो चीजें हुई। मैं 1950-60 की दशक की 40 की बात कर रहा हूं, 1940 के दशक की बात कर रहा हूं। एक पता लगा यहां कच्चा तेल है, वहां कच्चा तेल है, यहां कच्चा तेल है। मैं पश्चिम एशिया की बात कर रहा हूं। ये अमेरिकन लोग क्योंकि ग्लोब उल्टा देखते हैं, हमारी तरफ देखते हुए, पूरब की तरफ देखते हुए, वो बोलते हैं मिडल ईस्ट। सब जगह यहां कच्चा तेल, वहां कच्चा तेल, यहां कच्चा तेल होने का बॉस, वहां पे थानेदारी के लिए कोई चाहिए, अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए इजराइल। तो ज्यू
मजबूती मिल गई कि अमेरिका ने देखा कि इजराइल मेरा चौकीदार रहेगा यहां पर। ये 40 के दशक की बात है, तो उन्होंने कहा वहां बस जाओ। सेकेंड चीज जो जूस के फेवर में चली गई वो ये था कि जब रशिया ने पश्चिम एशिया में घुसना शुरू किया तो ये 60 के दशक 70 दशक की बात है, अमेरिका में बड़ी चिंता हुई कि पश्चिम एशिया में रूस का इन्फ्लुएंस कैसे कम किया जाए। तो आपको एक स्थिरता चाहिए ना, एक जगह चाहिए जहां से आप रूस के खिलाफ अपनी स्पाई एजेंसीज को चला सके, अपने फाइनेंशियल मिशंस को चला सके, अपने डिप्लोमेटिक कैडर को भेज सके रूस के पश्चिम एशिया में। तो उनको इजराइल एकदम रेडीमेड पका पकाया मिल गया। उनको तो 2 मिनट के मैगी नूडल भी नहीं बनानी पड़ी, इजराइल रेडीमेड था जहां से अमेरिका एंटी रशियन कार्रवाइयों को अंजाम देना है। सीरिया, इराक, लीबिया, मिस्र, आप नाम लीजिए, तो अमेरिका ने धड़ाधड़ हथियार देने शुरू कर दिए। अब देखिए, हम कहते हैं कि 1967 के युद्ध में इजराइल जीत गया, 6 डेज वॉर। हम कहते हैं कि 1973 के युद्ध में इजराइल जीत गया, यौम किपुर वॉर। उसके बाद 1982 में युद्ध हुआ, इजराइल जीत गया। क्यों जीता? क्योंकि अमेरिका ने इजराइल को ये हथियार दिए थे लड़ने के लिए। किससे? ईरान से लड़ने नहीं दिए थे। 50 के दशक में, 60 के दशक में अमेरिका ने जब इजराइल की एयरफोर्स को बेहतरीन फाइटर विमान देने शुरू किए, बेहतरीन टैंक देने शुरू किए, इजराइल को अमेरिका उस वक्त प्रॉप अप ईरान के खिलाफ नहीं कर रहे थे। इजराइल को अमेरिका ये हथियार दे रहा था कि वो मिस्र से लड़ सके, अपने को बचा सके, लेबनान से लड़ सके, जॉर्डन से लड़ सके। देखिए 1967 1973 जॉर्डन ने भी हमला किया था इजराइल पर। ये तो बाद में ये सारे देश आस्ते आस्ते रूस के प्रभुत्व से बाहर निकल गए और अमेरिका की गोद में जाके बैठ गए। तो अब इजराइल जो है वहां पे एक लोकल दबंग बन गया, हथियार बहुत है। अब उस हथियार का इस्तेमाल अल-सीसी के खिलाफ तो करना नहीं है, लेबनान के खिलाफ करना नहीं है। जॉर्डन का किंग साहब अब्दुल्ला तो वो तो हर रोज पिकनिक मनाते हैं अमेरिका में। तो इन हथियारों का क्या किया जाए? अमेरिका को रेडीमेड मिल गया कि इन हथियारों के बलिए वो ईरान के अंदर कुछ कर सकता है। 1979 के बाद उन्होंने यही किया। जी। और मेरा जो सवाल था देवनाथ सर, मैंने तेजावत जी से भी पूछा था वो सवाल पूछने का मेरा उद्देश्य यही था कि बार बार ये बात उठती है कि अमेरिका में जो यहूदी एक लॉबी है वो बहुत मजबूत है। कोई भी राष्ट्रपति बन जाए उसे यहूदियों के इजराइल के पक्ष में ही काम करना पड़ेगा, उनका बचाव करना पड़ेगा हर हाल में। ऐसा हम सुनते आ रहे हैं और होता भी ऐसा ही है। तो वो समझ में नहीं आ रहा था कि 5 से 6 मिलियन अनुमानित आबादी बताई जाती है कि अमेरिका में होगी यहूदियों की। इजराइल के बाद सबसे ज्यादा अमेरिका में ही रहते हैं। लेकिन इतनी कम आबादी होने के बावजूद इन्होंने अमेरिका में इतना ज्यादा अपना दखल बना लिया है कि वहां के राष्ट्रपतियों को मजबूर होना पड़ता है इनके हित में ही रहने के लिए। देखिए, हमें से जो समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं, ये एक हजारों साल से ये ज्ञात था समाजशास्त्रियों को। अभी भी आप प्रेजेंट इक्विवेलेंट कंटेक्स्ट समझ आता हूं। कुछ तादाद में पंजाब के लोग, मैं खालिस्तान शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगा, कुछ तादाद में पंजाब से सिख चले गए थे 80 और 90 के दशक में, जरा लोकल उससे कनाडा। आज की तारीख में कुछ लाख, 8 लाख सिख जो हैं कनाडा की पॉलिटिक्स में हावी है, क्योंकि वो कंट्रीब्यूट करते हैं वहां पर। चंदा चाहिए ले लो, वोट चाहिए ले लो। गुरुद्वारों में जाते हैं, सडनली वो जस्टिन ट्रूडो बोलेंगे भाई कल 10,000 सिख सड़क पर आ जाओ, आ जाते हैं। ये एक फिनोमेना है, ये एक फिनोमेना है कि कुछ लोग जब दूसरे देशों में जाके बस जाते हैं तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस उनका होता है अपने नंबर्स के हिसाब से। अभी देखिए, फिर से नाम नहीं लूंगा, एक धर्म विशेष के समुदाय के लोग हैं, इंग्लैंड में चले गए। और इंग्लैंड की जो लोकल पॉलिटिक्स है, चाहे लंदन की पॉलिटिक्स हो या इंग्लैंड की, वो धर्म विशेष के लोग जितना नंबर नहीं है उससे ज्यादा डोमिनेटिंग रोल वहां प्ले कर रहे हैं इंग्लैंड में। तो इसी तरह से ज्यूज जो अमेरिका में गए हैं, धनाढ्य गए हैं, मेहनती तो होते हैं, व्यापारी होते हैं, पैसे वाले होते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। और उनके यहाँ बड़ा क्लियर है, डेमोक्रेट चंदा मांगने आते हैं,
$1000 दे देते हैं, रिपब्लिक चंदा मानने आते हैं, सेम बंदा उसको भी $1000 दे देता है। तो बहुत इन्फ्लुएंशियल है। भारत में भी एक दो कम्युनिटी है जो कि दूर दराज के क्षेत्रों में जाके बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस, हमारे गुजराती भाई, हमारे मारवाड़ी भाई, सिंगापुर चले जाइए, अबू धाबी चले जाइए, देवनाथ साहब, कितना बड़ा उनका बड़ा इज्जत है, कंपैरिजन सम्मान किया है। जाता है कि जो जैसे भारत में जैसे ब्राह्मण बहुत स्ट्रांग रहे, सबसे ज्यादा संपत्ति वाले रहे, वैसे ही कंपैरिजन किया जाता है कि जूस जो है वो अमेरिका के ब्राह्मण्स की तरह है, या अमेरिका में ब्राह्मण्स की तरह है। देखिए, ज्यूज को काफी सारे एडवांटेज हैं। एक तो एक शब्द अंग्रेजी में होता है कि घेटोइज्म, उनकी जी। मानसिकता ऐसी है कि वो अपने अलग से रहते हैं। ये दुनिया में काफी सारी कम्युनिटीज में है कि वो जब अपने बच्चों का ब्याह करना होता है, कुछ भी हो जाए, अपने बच्चों का ब्याह अपनी कम्युनिटी के अंदर ही करते जी। हैं। भारत में भी ऐसी कम्युनिटीज हैं, नाम लेना उचित नहीं होगा। तो होता क्या है कि इसीलिए उन्होंने अपना जो अस्तित्व है और अपनी जो एक आइडेंटिटी है, पहचान है, उसको बरकरार रखा है। दूसरी बात है, वो हमेशा से ही धनाढ्य जब रहे हैं। जब ज्यूज माइग्रेट हुए अमेरिका को, आज से 200 साल पहले, आज से 100 साल पहले, द्वितीय विश्व युद्ध तक ज्यूज यूरोप के देशों से अमेरिका में जाके बसते रहे। वो वेलकम क्यों है? क्योंकि जितने लोग आए थे सब जेब में या तो उद्यमी में थे, या उनके पास एक स्पेसिफिक ज्ञान था, या उनके पास पैसे थे। तो वहां पे वेलकम थे, और इन्होंने इस चीज को अभी तक बरकरार रखा हुआ है। अमेरिका की पॉलिटिक्स में ज्यूज इन्फ्लुएंशियल हैं। अभी हम पिछले एक दशक से दे रहे हैं कि वहां पे दूसरे धर्म के लोग, अब नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो तो न्यूयॉर्क के मेयर बन गए जी। तो ये एक हम में से जो भी ह्यूमन माइग्रेशन को स्टडी करता रहा है, हम जानते हैं ये सदियों से होता रहा है। और आपको अगर एक अनुमान ही पूछा जाए, संभावना ही पूछी जाए, तो कब तक ये यहूदी लोग, आपको लगता है कि वैसे ही वर्चस्व उनका बना रहने वाला है अमेरिका में? मतलब कुछ हो सकती है समय सीमा, कि एक समय आए कि जब लगे कि नहीं, अब अमेरिका पीछा छुड़ा लेगा इजराइल से और बोलेगा कि खुद ही देखो अपना, हम तो तुम्हारे पीछे नहीं रहेंगे हमेशा। हाँ, देखिए, अब वजह बदल गई है। वजह इसलिए बदल गई है कि अमेरिका को पता लग गया है कि देखिए, अमेरिका पूरे दुनिया में ना 2-4 देशों को रखता है। अमेरिका ने जापान को और साउथ कोरिया में वहां क्यों रखा हुआ है? पूर्वी एशिया में पैसिफिक रिम, पश्चिम पैसिफिक रिम में अपना दबदबा बनाने के लिए पाला हुआ है। जापान को पाला हुआ है, दक्षिण कोरिया को। इसी तरह से अमेरिका इंग्लैंड को पाल रहा है ताकि यूरोप के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस, दबदबा बना सके। इसी तरह से पश्चिम एशिया में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए अब ज्यू वाला फैक्टर इतना महत्वपूर्ण नहीं है, थोड़ा गौण हो गया है। अब ये हो गया है कि इजराइल चाहिए, तो क्योंकि उसकी जियोग्राफिक लोकेशन नक्शे में ऐसी है कि वहां से वो भूमध्य सागर को कंट्रोल कर सकते हैं। ज्यूज की बात नहीं कर रहा हूं, इजराइल में जो भी सरकार होगी, चाहे हिंदुओं की सरकार बन जाए कल इजराइल में, जी जी, कल आप और मैं जाके वहां सरकार बना लेंगे इजराइल में, तब भी अमेरिका के लिए उतना ही महत्वपूर्ण रहेगा वो, क्योंकि वहां से भूमध्य सागर कंट्रोल कर सकते हैं, लाल सागर को कंट्रोल कर सकते हैं, सुएज कैनाल को कंट्रोल कर सकते हैं। अब मोदी जी डरा रहे हैं कि हम आईमैक बना लेंगे, इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर बना लेंगे। अब तो अमेरिका चाहता है कि इजराइल उनके साथ रहे, ताकि अगर भारत से लेकर यूरोप तक इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाए तो उसमें एक असली कड़ी इजराइल है। तेल अवीव का बंदरगाह, जी जी, हाइफा बंदरगाह। तो उनकी जियोग्राफिक पोजीशन ऐसी है कि अमेरिका को अब इजराइल की जरूरत है। ज्यूस वाला फैक्टर अब गौण हो गया है, वो अब दशकों पीछे छूट गया है। जी चलिए सर, अभी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, रशिया की एंट्री नजर आ रही है। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताता हूं कि ये हुआ क्या है। एलेक्सी लिखाशेव, और ये है डायरेक्टर जनरल ऑफ रोसाटेम स्टेट एटॉमिक एनर्जी कॉर्पोरेशन रशिया के, और ये 2016 से वहां है। अब इन्होंने क्या बोला है, रशिया ने इनडायरेक्टली ये दे दिया है कंफर्मेशन कि अटैक होने वाला है,
और मैं आपको बता रहा हूं क्यों ये ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो अभी मैंने आपको नाम बताया, एलेक्सी लिकाशेव, रोसाटेम के चीफ, उन्होंने कहा है वी होप दैट यूएस एंड इजराइल विल प्रिजर्व द सिक्योरिटी ऑफ बुशेर न्यूक्लियर पावर प्लांट. Russia's Rosatom chief stated they hope that US and Israel uphold commitments to Bushehr nuclear plant. It is an indirect confirmation कि अटैक होने वाला है. अब ये उसके होने के जस्ट बाद अभी अब ट्रंप क्या कर रहे हैं ये भी मैं आपको बता रहा हूं सर, फिर हम आपकी प्रतिक्रिया और इसका मतलब क्या होता है ये समझेंगे. IDF इंटेल चीफ, सऊदी डिफेंस मिनिस्टर, दे आर इन DC, Washington DC for talks with US on potential strikes. These are the reports from Times of Israel, sir. Trump is weighing nuclear strike on Iran. Nuclear discussion fail हो चुके हैं. ये कहा जा रहा है न्यूक्लियर डिस्कशन फेल हो चुके हैं. ट्रंप जी जो है अब वो स्ट्राइक का सोच रहे हैं. रशिया प्रिपेयर्ड है, वो अभी बोल रहे हैं कि ये स्ट्राइक आप ना करें, आप कर तो दीजिएगा स्ट्राइक, लेकिन आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाइएगा जो पूरी सिचुएशन होने वाली है. आप कैसे एनालाइज करेंगे इसको? जी हाँ, जाहिर बात है इशारा उनका सही है, लेकिन देखिए अभी सऊदी को क्यों लेके गए हैं वॉशिंगटन DC, इजराइल भी वहां अटेंडेंस में है, क्योंकि गल्फ के जो देश हैं ओमान, कुवैत, अबू धाबी, UAE, कतार, सऊदी, इन्होंने बोल दिया कि इनकी जमीन का इस्तेमाल, यानी जमीन पे जो अमेरिकन बेसेस हैं उनका इस्तेमाल और इनके आसमान का इस्तेमाल, एयर स्पेस का इस्तेमाल वो नहीं करने देंगे ईरान के खिलाफ. अब सबसे बड़ा एयर स्पेस सऊदी का है. अगर हम नक्शा देखें, लाल सागर में जो भी अमेरिकन डिप्लॉयमेंट है, चाहे एयरक्राफ्ट कैरियर हो या हवाई जहाज हो, सऊदी के यहाँ पर भी है, वो कैसे ईरान तक जाएंगे, क्योंकि सऊदी बोल रहा है मेरे एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने दूंगा. तो उनको वहां ले गए हैं ये समझाने के लिए कि भाई नाराज मत हो. सऊदी एयर स्पेस चाहिए अमेरिकन और इजरायली स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए. क्या डोनाल्ड ट्रंप हमला कर देंगे? देखिए 28 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक दुनिया के सबसे प्रसन्न व्यक्ति कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप. क्योंकि ईरान के अंदर बहुत ज्यादा घमासान हो रहा था. ईरान के अंदर हर रोज लग रहा कि आयतुल्ला खमेनी के घर में ये प्रदर्शनकारी आज घुसे कल घुसे. बसों में आग लग रही थी, सरकारी इमारतों पर हमला हो रही थी जी. और 14 तारीख 15 तारीख जनवरी की डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा कि मैं और इजराइल में थोड़ा सा बाहर से पुश करता हूं और अपने अंदरूनी गड़बड़ियों की वजह से, अंदरूनी विद्रोह की वजह से बाहर से थोड़ा सा पुश करेंगे, थोड़ी बमबारी करेंगे तो सत्ता परिवर्तन हो जाएगा. आयतुल्ला खमेनी देश छोड़ के भागने के लिए विवश हो जाएंगे, रशिया चले जाएंगे. लेकिन उसके बाद अचानक कुछ हो गया. 18, 19, 20 जनवरी के आसपास अगर देखें, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड ने इन प्रदर्शनकारियों पर आस्ते आस्ते कब्जा कर कंट्रोल पा लिया और आज की तारीख में ज्यादातर प्रदर्शनकारी अपने घरों को लौट गए हैं. तो इससे ट्रंप पिछले 4 दिन से बहुत उदास हैं, क्योंकि ट्रंप जो ये हथियार और समुद्री बेड़ा जमा कर रहे थे वो बाहर से हल्का सा धक्का देने के लिए कर रहे थे. अगर आप देखें पिछले 1 दिन से ट्रंप साहब की लैंग्वेज बदल गई है. अब वो सत्ता परिवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं, अब वो आयतुल्ला खमेनी को टॉपल करने की बात नहीं कर रहे हैं. अब वो कह रहे हैं कि हम आयतुल्ला खमेनी से बात करेंगे, ईरान राजी हो जाए बात करने के लिए, ईरान की प्रेजेंट रिजीम, तो हम बात करेंगे कि एटम बम ना बनाए. यानी अमेरिका ने ऑलरेडी एक कदम पीछे ले लिया है. अब अमेरिका सत्ता परिवर्तन की आशा को खो चुका है, क्योंकि ईरान के अंदर ठंडा पड़ गया है सब माहौल. अमेरिका अब ये एयरक्राफ्ट कैरियर, बॉम्ब, ये सब देकर ईरान को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है कि ईरान बातचीत. अब ईरान ने तो बहुत कह दिया है जो वो पिछले. लेकिन ये रशिया के स्टेटमेंट को कैसे देखेंगे? अगर रशिया ये बोल रहा है तो एक तरीके से लग रहा है कि संकेत है, उनको आइडिया मिल चुका है कि अटैक होने वाला है. होते हैं वो हमेशा थोड़ा ज्यादा जोशीले होते हैं, और क्योंकि रशिया ईरान का समर्थन करता है और रशिया अमेरिका के विश्वव्यापी
प्रसार से खुश नहीं है, जी। तो ऐसा वाला बयान देकर वो थोड़ा उत्तेजित बयान तो नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा कहते हैं ना बयान थोड़ा बढ़ा चढ़ा के थोड़ा सा हल्का सा फूंक मार के बयान दे रहे हैं। अंग्रेजी लेकिन में कहते न्यूक्लियर हैं डील तो लेट्स टेक पक्का इट विद फेल ए होगी पिंच ऑफ सॉल्ट। देवनाथ साहब, न्यूक्लियर डील या जो बातें ये कर रहे ये तो फेल हो चुकी। हाँ देखिए, न्यूक्लियर डील के बारे में दो चीजें बोलनी पड़ेगी। एक तो ईरान का शांतिपूर्व जो रिक्वायरमेंट है, पीस टाइम रिक्वायरमेंट है कि न्यूक्लियर रिएक्टर चाहिए बिजली पैदा करने के लिए, एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रांस ने मदद की थी शुरुआती दौर में, जी। उसके लिए शायद कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये आ रही है कि पश्चिमी देशों को या अमेरिका को लग रहा है, मोसाद को लग रहा है, CIA को लग रहा है, खासतौर से पिछले 10 साल में, कि ईरान एक न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। जी। अब इसका कोई एविडेंस नहीं है। IAEA की टीम पिछले 10 साल में 11 बार ईरान में इंस्पेक्शन के जा चुकी है। उनकी जो लास्ट रिपोर्ट है उसमें भी वो इतना ही कह रहे हैं कि उन्होंने यूरेनियम 235 का परिशुद्धिकरण कर लिया है 60%। अब 60% यूरेनियम से आप न्यूक्लियर हथियार नहीं बना सकते हैं, 90% प्योरिटी वाला चाहिए। और ईरान ने बार बार सरकारी बयान में ये कहा है कि वह न्यूक्लियर हथियार नहीं बना रहा है। शायद यह बात सत्य भी हो, क्योंकि ईरान एक न्यूक्लियर हथियार बना के करेगा क्या? क्या इजराइल परपेचुइटी में हमेशा हमेशा के लिए ईरान का दुश्मन है? नहीं। आज एक बार इजराइल ईरान विरोधी गतिविधियों को बंद कर दे, यानी उनकी जो मोसाद है, जाके मोसाद जब भी बेरोजगार होती है वो जाके एक ईरानियन जनरल को कहीं पे मार देती है। पिछले 10 साल में 14 को मार दिया। जी। मोसाद को जब भी कोई काम नहीं होता है वो जाकर कहीं पे एक ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट को या किसी भी बुद्धिजीवी को मार देते हैं। पिछले 10 साल में कोई 8 को मार दिया। तो अभी वो प्रिसीजन स्ट्राइक क्यों नहीं हो रहे सर? अभी भी तो देवनाथ साहब, अभी भी तो प्रिसीजन स्ट्राइक हो सकता है खामेनी पे, कि वो सच में बंकर में छुपे हुए हैं। हाँ, हो सकता है। देखिए, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही अपने को शाबाशी दे रहे हैं जब से वो वेनेजुएला में उन्होंने मदुरो को हाईजैक किया। वहां स्थिति जरा अलग थी। देखिए, कराकास जो है समुद्र के पास था। पिछले 3 महीने से अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र में था। हेलीकॉप्टर डेल्टा फोर्स के कमांडर्स के साथ गए, 11 मिनट में निकोलस मदुराई के महल में पहुंच गए। उसको पृष्ठभूमि में भी बता देता हूं कि शायद पहले से ही वाइस प्रेसिडेंट, डिफेंस मिनिस्टर वगैरह को अमेरिका ने जादू कर दिया था। निकोलाई मदुराई को उठाकर अमेरिका में ले आए। लेकिन ईरान में ऐसा इतना आसान नहीं है। 2-3 वजह है। एक तो है कि आयतुल्लाह खुमैनी की लोकेशन पता नहीं है। आप एक प्रिसीजन स्ट्राइक कर सकते, टोमाहोक क्रूज मिसाइल छोड़ सकते हैं, यूएस एयरफोर्स कोई भी लेजर गाइडेड बॉम्ब गिरा सकती है या GPS गाइडेड बॉम्ब गिरा सकती है, लेकिन पता हो ना वो आयतुल्लाह खुमैनी किस बिल्डिंग में, किस तहखाने में। वो रोज अपना पोजीशन बदलते रहते हैं। आज अगर पटेल नगर में है तो कल सुबह यमुना पार में है, परसों सरोजिनी नगर में है। सुना है एक दिन मेरठ भी चले गए। तो पता नहीं लग रहा है CIA को और मोसाद में उनकी लोकेशन। सेकेंडली, तेहरान कहाँ है? देखिए, समुंदर से ही तो लॉन्च करेंगे ना। अगर डेल्टा फोर्स हेलीकॉप्टर जैसा एक अभियान करे, जैसा कि उन्होंने 1979 में करने की कोशिश की थी, अमेरिकन एम्बेसी जब सीज में थी, 700 किलोमीटर दूर है। तो उनके हेलीकॉप्टर जाएंगे कहां से? कतार से जाएंगे, कुवैत से जाएंगे, इराक से जाएंगे। तेहरान जो है उत्तरी ईरान में है, 700 किलोमीटर दूर। जाने में हेलीकॉप्टर को 2 घंटे 3 घंटे लग जाएंगे। वहां अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल भी हो जाता है, यानी आयतुल्लाह खुमैनी को ये हाथ पैर आंख पे पट्टी बांध के ले भी आते हैं या मार देते हैं, तो हेलीकॉप्टर्स को वापस आने में और 2 घंटे 3 घंटे लगेंगे। वो बचेंगे नहीं। सर्वाइवेबिलिटी, इनग्रेस यानी घुसते वक्त भी एश्योर्ड नहीं है, आउटग्रेस यानी वापस आते वक्त डेफिनेटली 100% मार दिए जाएंगे। तो ऐसा संभव नहीं है। बिल्कुल देवनाथ सर, 1 घंटे से ऊपर हमारा शो हो चुका है सर, समय की कमी है, और भी शो जाने वाले हैं, और आपने इतना वक्त दिया उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। आज आपने बहुत विस्तार से बताया कि आखिर ये कहानी है क्या ईरान और अमेरिका के विवाद की, और उसके साथ ही इजराइल को लेकर भी बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने साझा की हमारे दर्शकों से। तो तर्कश में आज इतना ही। आज हमने काफी कुछ बातचीत की है, डिस्कस किया है,
और बताने की कोशिश की है, हर संभव प्रयास किया है कि इस विवाद में आखिर है क्या और अभी ताजा हालात क्या हैं वो भी आपको बताया है। तो आपसे अब कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद। और हमारा देश दिन भर कार्यक्रम देखना आप बिल्कुल भी मत भूलें। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.